हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द सेशन, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब इस टॉपिक को बहुत अलग अलग नाम से जानते होंगे, कहीं कहीं पर इसे सिंटेक्स एरर बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बोलते हैं। देखो, वो शेक्सपियर ने कहा था ना कि नाम में क्या रखा है, हमें इसके काम से मतलब है। तो नाम चाहे कितने ही अलग हो, काम आज इसका मैं पूरा आपको समझाने वाली हूं इस सेशन के अंदर। तो सेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये एक ऐसा सेशन है जो तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर तुम अपने एग्जाम में बैठने जा रहे हो, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटीड क्वेश्चन आएगा। टॉपिक बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, वेरी इजी टॉपिक। बस होता क्या है ना कि थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और जहां कंफ्यूज होते हैं वो आज कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंने आपको ना ऑलरेडी ग्रामर, अगर आप मतलब मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हो तो आपको पता होगा कि मैंने पहले ही बता दिया था पहले लेक्चर के अंदर कि यार एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक गोल्डन रूल है इंग्लिश ग्रामर का, और उस रूल के साथ ही हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे थे। और वो रूल ये था कि नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट वर्ब। ये गोल्डन रूल है ग्रामर का। अगर आप ग्रामर की नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, या ठीक है नॉलेज नहीं स्ट्रॉन्ग करनी, हमारा पेपर आ रहा है बस मैम हमें उतना समझाओ, तो आपको उसके लिए भी बेटा देखो, ये एक सेंटेंस के साथ शुरू करना है। अपने माइंड में ये हमेशा बिठा के रखो कि जितने भी सेंटेंसेस हम यूज कर रहे हैं, अभी मैं जितने भी सेंटेंसेस बोल रही हूं, ठीक है, जितने भी सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो उन सभी के अंदर वर्ब होता है। और अगर डिटेल में जाए तो वर्ब मतलब मेन वर्ब होता है। ठीक है, सबके अंदर एक सेंटेंस में वर्ब जरूर होगा, बस कोई सेंटेंस नहीं बन सकता बिना वर्ब के। अब यहां से एक दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो यार, हम लोगों ने ना लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो हमने बहुत बड़ी बड़ी फेमस कहानियां एकदम सुनी है ना। लव स्टोरीज हमने सुनी है, रोमियो जूलियट के बारे में हम लोगों ने सुना है ना। तो कितनी सारी फेमस लव स्टोरीज हमने सुनी है, लेकिन पता है मेरा मानना है कि इंग्लिश ग्रामर में भी एक लव स्टोरी है, एंड दैट लव स्टोरी इज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इन दोनों की एक लव स्टोरी है भाई। देखो, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। मतलब अगर तुमने वर्ब हटा दिया ना, मेन वर्ब हटा दिया सेंटेंस में से, तो भाई वो सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। लेकिन आपको पता है, एक वर्ब कुछ भी नहीं बिना उसके सब्जेक्ट के। इनकी एक ऐसी लव स्टोरी, आप ऐसे समझ के चलो, अगर एक सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट है तो पक्का एक वर्ब होगा उसके लिए। अगर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है तो पक्का उसके लिए सब्जेक्ट होगा। और सेंटेंस में सोचो एक नहीं दो वर्ब है तो दोनों के पास अपना अपना सब्जेक्ट होगा। लेकिन बिना सब्जेक्ट के कोई भी वर्ब नहीं होगी, या उल्टा कह लो, सब्जेक्ट बिना वर्ब के सेंटेंस में होगा ही नहीं। तो क्या मैं अब इसको ये कह सकती हूं कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता? दैट मींस उसके अंदर सब्जेक्ट भी है ही, बिना सब्जेक्ट वर्ब के नहीं बन सकता, क्योंकि वर्ब बिना सब्जेक्ट के आएगी नहीं ना। हाँ, तो इतना आपको समझ में रखना है कि अगर कोई कहता है ना आपके सामने कि सेंटेंस में वर्ब आएगी ही आएगी, तो अपने आप समझ जाओ कि सब्जेक्ट का तो अपने आप ही अनसेड रूल है, वो तो होगा ही होगा। क्योंकि वर्ब जो है ना, इन दोनों की प्रेम कहानी, इन दोनों की लव स्टोरी ही ऐसी है कि दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं। और आज इसी लव स्टोरी को हम डिकोड करने वाले हैं कि भाई क्या है इन दोनों के बीच का ऐसा अग्रीमेंट। ठीक है, तो बेटा यही से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने पहली लाइन ही इसी से स्टार्ट करी है कि सेंटेंस ही नहीं बन सकता बिना वर्ब के, और वर्ब तो सब्जेक्ट के बिना आएगी नहीं, तो दैट मीन सेंटेंस बिना सब्जेक्ट वर्ब के बन नहीं सकता। तो यार इसका मतलब क्या है? देखो, जाहिर सी बात है बेटा, एक सेंटेंस को बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एक सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए एक्चुअल में करना क्या होता है हमारे लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम दो एलिमेंट्स का ध्यान रखें, वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, वैसे पूरी पीडीएफ जो है ना, मैं बताना चाह रही हूं कि इस पूरी पीडीएफ के अंदर हैंड रिटन नोट्स ही है मेरे, यही मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। मैं कुछ ऐसे लिखे लिखा है रूल्स नहीं लाऊंगी, इसी तरीके से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आई होप यू डोंट माइंड इट, राइट। बाकी या मेरे को लगता है बच्चों को ये ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में यही रहा है कि स्टूडेंट्स को ये ज्यादा पसंद आता है। ओके, सो अभी जैसे कि मैंने बोला, एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, अब जैसे ये सेंटेंस है, समझो ये सेंटेंस है हमारा, ठीक है, इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, भाई ये सेंटेंस दो पिलर पे टिका होता है। एक पिलर है सब्जेक्ट, दूसरा पिलर है वर्ब। अब बेटा सोचो कि ये प्लेटफॉर्म है, सेंटेंस नाम का ये प्लेटफॉर्म है, वुडन प्लैंक है। ठीक है, इसको अगर तुम बैलेंस करना चाहते हो, इन दोनों में से एक भी पिलर ऊपर नीचे हुआ तो सेंटेंस तो डगमगा जाएगा कि नहीं डगमगा जाएगा? अगर सोचो ये सेंटेंस है तुम्हारा, इस सेंटेंस को अगर मुझे बैलेंस करना है तो सब्जेक्ट वर्ब को इक्वल होना पड़ेगा। एक भी ऊपर नीचे गया तो ये तो डगमगा गया, है ना, बैलेंस तो नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस में मीनिंग देने के लिए सब्जेक्ट एंड वर्ब को आपस में अग्री करना पड़ता है, और यहीं से टॉपिक निकल के आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैम किस पे अग्री करना पड़ता है?
मतलब ऐसी क्या चीज है जिसपे सब्जेक्ट और वर्ब को अग्री करना पड़ेगा ताकि सेंटेंस मीनिंगफुल बने? बेटा देखो, ये जो टॉपिक है ना, जब से तुमने बोलना सीखा है तब से तुम इस टॉपिक को यूज करते आ रहे हो। यू आर वेल अवेयर, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द टॉपिक। इट्स जस्ट दैट कि आपने अभी तक इसकी टेक्निकलिटीज नहीं समझी थी। देखो बचपन में जब हम बात करते हैं, बचपन में क्या, अभी भी तो बात करते हैं हाँ, जब भी हम बात करते हैं तो हम ऐसा ही तो बोलते हैं। छोटा बच्चा भी अगर देखो, 5 साल का बच्चा बोलना जानता है तो वैसे ही बोलेगा ना, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, है ना। और अगर देखो, अब तुम अपनी बात करो, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स हैं। अब अगर तुम अपने घर पे मम्मी को बोलोगे, मम्मी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कल मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं घर पर, ठीक है, वो आ रहे हैं तो कुछ अच्छा बना देना, तो ऐसे ही तो बोलोगे ना। अगर सोचो तुमने अपनी मम्मी के सामने बोल दिया कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स आ रहा है घर पे, कुछ अच्छा बनाना, मम्मी बोलेगी बेटा वेयर इज माय बेलन। मेरे को लगता है इंग्लिश तो सीखने की बात अलग ही है, तेरी हिंदी भी खोती जा रही है, तू भूलता जा रहा है। क्योंकि यही तो होता है ना, जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, तो वो आ रहे हैं, और जब मैं बोलूं मम्मी मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, तो वो बेटा एक फ्रेंड है तो आ रहा है। तो यही से हमें समझ में आता है कि यही सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच का अग्रीमेंट होता है कि अगर जिस चीज की बात हो रही है या जो भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, अगर वो नंबर में बहुत ज्यादा है तो वर्ब भी अग्री करती है कि नंबर में ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूं कि मेरा एक फ्रेंड, तो मेरी बात तो एक इंसान की हो रही है, एक फ्रेंड तो आ रहा है, आ रहे नहीं है। और अगर बोले कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो आ रहे हैं, तो वर्ब भी अग्री करती है बेटा। तो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने बोला ना, एक सेंटेंस टिका है 2 पिलर्स पे, एक सब्जेक्ट पे और एक वर्ब पे। तो इन दोनों पिलर्स को अग्री इसी बेसिस पे करना पड़ता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। भाई उनके बीच में मैंने बोला तो कि होंगी भाई, हीर रांझा रोमियो जूलियट की लव स्टोरीज। ग्रामर में भी एक लव स्टोरी है, एंड द लव स्टोरी इज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। वो दोनों हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, है ना। जैसे या फिर तुम देखो, लव स्टोरी समझो या दोस्ती समझो, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या था, मुन्ना भाई वाली कहानी में, फिल्म में, भाई ने बोला करने का तो करने का, तो सब्जेक्ट ने बोला प्लूरल तो वर्ब ने बोला प्लूरल, सब्जेक्ट ने बोला सिंगुलर तो भाई सिंगुलर तो सिंगुलर, वर्ब भी वही बोलेगा। सो ऐसा बॉन्ड, ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसी ही आपको क्या कहते हैं, एक लव स्टोरी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस लव स्टोरी को कौन होते हैं, हमारी क्या मजाल कि हम इनके प्यार को तोड़े भाई। तो बस एग्जाम में वो करते क्या है, आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए वो आपको ऐसे सेंटेंसेस देते हैं जिसमें इसी का अग्रीमेंट टेढ़ा मेढ़ा होता है। यानी कि सेंटेंस देख के तो लग रहा होगा वाह क्या सेंटेंस है, बहुत ही बढ़िया, सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तो क्या देखते हैं, सुनने में बढ़िया है तो सब बढ़िया है। लेकिन सेंटेंस के अंदर टेक्निकलिटी में जाओगे तो पता चलेगा कि सेंटेंस का प्लेटफॉर्म तो डगमगा चुका है भाई, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब अग्री नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्री कैसे करवाते हैं वही सिखाने वाली हूं। देखो अगर हम आगे चले, अब होता क्या है ना बेटा, हमारे पास ना 3 तरीके, हमारे पास ना 2 रूल्स होते हैं हमारी। देखो इस कहानी दुनिया में, सुनो, देखो अभी पीछे जो लिखा है उस पर ध्यान मत दो, मेरी बात पे ध्यान दो। हमारे पास इस इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में, जब भी मैं बोलूं ना दुनिया में, तो समझ जाना मैं ग्रामर की दुनिया की बात कर रही हूं। तो हमारे पास ग्रामर की दुनिया के अंदर चंद चीजें होती हैं जिनको प्लूरल और सिंगुलर कर सकते हो, बाकी किसी को नहीं कर सकते। एक होता है वर्ब, वर्ब प्लूरल सिंगुलर होता है, और दूसरे होते हैं नाउन प्रोनाउन। यही सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, इसे अपने दिमाग में से गांठ बांध लो, ठीक है। तो अब यहां पे समझो बेटा, अब मैं यहां पे थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, आपको यहां समझाती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो नाउन्स का क्या होता है ना, नाउन्स अगर हम देखें तो नाउन बेटा अपना नेचुरल स्टेट में, है ना, नेचुरल स्टेट के अंदर वो कैसा होता है, नेचुरल स्टेट में वो होता है सिंगुलर, नेचुरल स्टेट में सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, पेन, नेचुरल स्टेट है ना। आप अगर कुछ भी यूज करो तो नेचुरली वो क्या है, नेचुरल में बोलूंगी तो पेन, पेपर, ठीक है ना, बैट, ये नेचुरल है, नाउन नेचुरल स्टेट है। अगर मुझे इसे सिंगुलर बनाना है, नहीं सॉरी प्लूरल, सिंगुलर क्यों बनाएंगे भैया, ऑलरेडी सिंगुलर है। नाउन नेचुरल स्टेट में सिंगुलर होता है, एक वचन। अगर मुझे इसे प्लूरल बनाना है तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर एस ऐड करना पड़ेगा। एस ऐड करते हैं या ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। और तब जाकर के ये क्या बनेगा बेटा, तब जाकर के ये प्लूरल बनेगा कि ये हो गया पेन्स, ये हो गया पेपर्स, और ये हो गया बैट्स।
राइट है ना। अब देखो वो तो नाउन के अलग अलग, मैं बेसिकली क्या समझाना चाह रही हूँ कि नाउन के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी किसी में ई एस लगता है, जैसे कि बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो बॉक्स अगर लिखा है तो इसमें एस लगा करके बॉक्सेस नहीं कर सकते, स्पेलिंग गलत है भैया। इसमें हमें एक्स के बाद ई एस लगाना पड़ता है, तब जाकर के बॉक्सेस होता है, और ये करेक्ट प्लूरल है। कहीं कहीं पे मैन का मेन हो जाता है, जहां पे एस नहीं लगाते बल्कि स्पेलिंग में चेंज होता है और वो मेन बन जाता है। देखो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि प्लूरल बनाने के लिए है ना, रेगुलर नाउन्स जो होते हैं यानी कि जो नॉर्मल नाउन है वो एस ई एस लगा के प्लूरल बनते हैं। कुछ कुछ का अलग फंडा भी होता है, लेकिन मेरी बात क्या है कि भाई ये सारे के सारे होते तो नेचुरली सिंगुलर ही हैं, ठीक है। इनको अगर प्लूरल करना है तो कुछ ना कुछ तामझाम लगा के एस ई एस या कुछ ना कुछ लगा के ही आप इन्हें प्लूरल करोगे। ये हमारी कहानी नाउन की है। अगर मैं प्रोनाउन के बारे में बात करूं, आई एम रेजिंग इट, अगर मैं प्रोनाउन के बारे में बात करूं तो प्रोनाउन बेटा हमको पता है ना, जैसे आई, ही, शी, ये हमें पता है। ही का मतलब एक लड़का, शी का मतलब एक लड़की, इट का मतलब कोई वन थिंग विच इज नॉन लिविंग थिंग और एन एनिमल, राइट। दे का मतलब प्लूरल, ये हम जानते हैं। ओके सो ये होते हैं नाउन की कहानी। लेकिन बेटा वर्ब की कहानी एकदम ऑपोजिट है इससे। वर्ब की कहानी एकदम टोटली ऑपोजिट है इससे। और वो कैसे ऑपोजिट है? देखो वो ऑपोजिट कुछ इस तरीके से है कि वर्ब जो होती है ना, वर्ब अपने नेचुरल स्टेट में प्लूरल होती है, वो सिंगुलर होती ही नहीं है, प्लूरल होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ईट, स्लीप, प्ले, तो ये सब क्या है? ये भाई प्लूरल वर्ब्स हैं। आपको इसके अंदर एस या ई एस हम जोड़ते हैं एंड देन जाकर के हम इसको सिंगुलर बनाते हैं। ईट्स, अब ये सिंगुलर है। स्लीप्स, अब ये सिंगुलर है। प्लेज, अब ये सिंगुलर है। तो बेटा बस इन दोनों की कहानी थोड़ी अलग है। नाउन सिंगुलर होता है, एस लगा के प्लूरल बनता है। वर्ब प्लूरल होती है, एस लगा के सिंगुलर बनती है। बस इतना आपको समझना है, जो कि मैंने यहां पर दे रखा है, ठीक है, कि नाउन या प्रोनाउन जो है वो बेसिकली सिंगुलर होते हैं, है ना। प्रोनाउन कौन से हैं? ये सभी प्रोनाउन है, देखो आई, ही, शी, इट, ये सिंगुलर होते हैं। दे, यू और वी ये प्लूरल होते हैं। नाउन आप जानते हो, नाउन बहुत सारे होते हैं, बॉय है, पेन है, गर्ल है, सारे सिंगुलर है, एस लगाओगे तो प्लूरल बनेगा। वर्ब की कहानी उल्टी है, वर्ब प्लूरल होता है। आप इसके देखो, जैसे प्ले, ये प्लूरल है, टू मेक सिंगुलर हम इसमें एस ऐड करते हैं और ये सिंगुलर प्लेस बनता है। तो अब बेटा यहां पर आप एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करके दोगे मुझे। दे हैज गॉन टू द कॉन्सर्ट, अब बताओ कि इसके अंदर गलती क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सेंटेंस है, मीनिंगफुल बनाना है, बैलेंस करना है, तो जरा सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में अग्री करवा दो, ताकि दोनों लोग मिल करके इस सेंटेंस का भार अपने कंधों पे उठा सके और बैलेंस दे सके इसमें। वरना तो भैया ये डूब जाएगी इसकी टाइटैनिक, ठीक है, टाइटैनिक की तरह ये भी डूबेगा। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें करेक्ट आंसर क्या है? वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर कर दो, ठीक है। सो दे यानी कि प्लूरल, तो हमें पता है कि अगर दिस इज प्लूरल देन ऑब्वियसली द वर्ब शुड बी प्लूरल। सो यहां पर दे हैज नहीं, हैव आना चाहिए, ये होगा करेक्ट आंसर। सो यहां पर मिस्टेक है, दे हैव गॉन टू द कॉन्सर्ट शुड बी द राइट आंसर। गॉट इट? चलो अब हम आगे आ जाते हैं। बेटा ये कहानी तो बहुत आसान थी, लेकिन देखो मैं आपको ना वर्ब का भी एक चार्ट समझाती हूँ। तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो बैठ के रट्टा मारते हैं कि ये वाली वर्ब यहां यूज होती है, ये वाली वर्ब यहां यूज होती है। मैं सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, और ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक ना वैसे पता नहीं आप लोगों ने कहीं सुना है नहीं सुना है, ये ट्रिक बहुत पहले, मैं पिछले 8-9 साल से पढ़ा रही हूँ, बहुत पहले ये ट्रिक मैंने बच्चों को ऑफलाइन में भी पढ़ाना स्टार्ट किया था, बोलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैं इस ट्रिक का नाम ऐसे बोलती थी कि मेरा नाम निकिता सिंह है, तो रूल एस बाय एन एस निकिता सिंह, एंड द रूल एस सेज कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारे पास? जैसे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अब आप बोलोगे विल और शैल भी होता है, बेटा वो मॉडल वर्ब्स होती है, उनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ठीक है। तो उसको हटा दो, हम मॉडल वर्ब्स की बात नहीं कर रहे, कैन, कुड, इन सब की बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। इन सब हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर, क्योंकि पता है उसकी क्यों बात नहीं कर रहे, मॉडल वर्ब की इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि मॉडल वर्ब्स का क्या है ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप सिंगुलर यूज कर रहे हो कि प्लूरल। ही है तो भी कैन है, कैन्स नहीं होता। ही कैन डू इट यही रहेगा, दे कैन डू इट यही रहेगा, है ना। लेकिन ही ईट्स और दे ईट हो जाता है, तो वो तो चेंज ही नहीं होती, चाहे आप कितना ही चेंज करते रहो सब्जेक्ट को। यहां पे है कि ये सब ना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगती है। सब्जेक्ट, मैंने बोला सब्जेक्ट बोलेगा प्लूरल तो प्लूरल मानना पड़ेगा वर्ब को, तो वो वाली चीज है। सो यहां पर रूल एस क्या कहता है? जितने भी हेल्पिंग वर्ब में एस लिखा हुआ है वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। जैसे कि आराध्या इज, ठीक है, इज प्लेइंग,
वैसे ही was, ठीक है, आर्यन was late to the class, तो आर्यन एक लड़का है, was है ना, हैज, अब जैसे कि मैंने बोला यहां पर दे लिखा है बेटा, दे यानी कि बहुत सारे, लेकिन अगर मैं बोलूं ही, वो लड़का वो गया हुआ है कॉन्सर्ट में, तो ही हैज गॉन टू द कॉन्सर्ट, ठीक है। अब वैसे ही डज भी कहां लग जाता है, जब सिंगुलर होता है हमारा सब्जेक्ट। वैसे ही वर्ब की बात जैसे मैंने बताई थी बेटा, प्लूरल होते हैं वर्ब्स, एस लगा के सिंगुलर बनती है, वही चार्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है। चलो, तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे आप। नथिंग बट द ट्रीज वॉज देयर, नथिंग बट द ट्री वॉज देयर। जल्दी जल्दी से आंसर कर दो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से आंसर करो, ठीक है। वैसे टॉपिक पता है इतना ही है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ये है, मैचिंग मैचिंग खेलना होता है। मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ जब भी पढ़ाती हूँ कि तुम्हें मैचिंग मैचिंग खेलना है। वर्ब बोलेगा कि प्लूरल, तो आप जो है सॉरी सब्जेक्ट बोलेगा प्लूरल, तो वर्ब भी बोलेगी मैचिंग मैचिंग प्लूरल, ठीक है। अगर उसने बोला सिंगुलर, तो वर्ब भी बोलेगी हाँ भाई मैचिंग मैचिंग खेलना, दोनों को मैच करना है, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, बस इतना ही करना होता है, यही है टॉपिक, है ना। कितना आसान नहीं लग रहा है कि ये तो बहुत इजी है, यही करना है, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। सच में इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बस पता है परेशानी क्या होती है, कई बार हम अपने सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते, जैसे कि अभी तुम्हारे साथ हो रहा होगा कि तुमने ना इसमें गड़बड़ी करी होगी पक्का, है ना। आपको क्या लग रहा है इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस है, ये जल्दी से कमेंट्स में आंसर करो। आई एम डेफिनेटली श्योर कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला होगा अरे मैम ये वाला सेंटेंस करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है। यही कहा ना तुमने। पता है गलती क्यों हुई है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पहचानने में नहीं आ रहा। टॉपिक तो बहुत आसान है कि सब्जेक्ट और वर्ब को सेम सेम रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वही प्लूरल तो प्लूरल। लेकिन दिक्कत ये सब्जेक्ट पहचान में आए, सब्जेक्ट कई बार डिस्गाइज हो जाता है, अलग अलग रूप में बैठता है, पता ही नहीं चलता भाई सब्जेक्ट है कहां, किसको ढूंढे। कई बार ये नहीं पता चलता कि ये सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो वर्ब कैसे लगाएं, तो ये दिक्कत होती है। क्योंकि वर्ब हमारे पास वही लिमिटेड है, हम समझ जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा सा परेशान करते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस के अंदर राइट, अगर बेटा आप कह रहे हो कि मैम फर्स्ट वाला करेक्ट है और दूसरा वाला जो है वो रॉन्ग है, तो बेटा आप टोटली रॉन्ग हो, है ना, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है भाई। कोई सा भी सेंटेंस ये क्या हुआ, अरे ये क्या हो गया, चलो ठीक है इरेज हो गया, मैं इसे ठीक कर देती हूँ, है ना। सो यहां पर क्या है बेटा, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। नथिंग बट द ट्री was there, और यहां क्या लिखा है, नथिंग बट द ट्रीज was there। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, किसी सेंटेंस में गड़बड़ी नहीं है भाई, है ना। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, राइट। अब कैसे करेक्ट है, इसके लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, है ना। अब इसमें ना बेटा बेसिकली आपको मैं सिखाने वाली हूं कम से कम 10 to 11 रूल्स मैं बताऊंगी। बहुत ईजी रूल्स हैं सच्ची में, पूरा वीडियो देखना, बड़े आराम से समझ में आएंगे, मजे मजे में एकदम। लगेगा ही नहीं कि अरे ग्रामर इतना डिफिकल्ट होता है, तुम बोलोगे मेरा बेस्ट, मतलब मेरे को सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ना मैं बताती हूँ हुआ क्या है। आपको पता है गड़बड़ी क्यों लग रही है, आपको यहाँ पे गड़बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि बेटा यहां पर आपने पक्का सोचा होगा कि मैम ट्री लिखा है, ट्री तो सिंगुलर होता है, यही सोचा होगा ना तुमने, मैम ट्री लिखा है, ट्री तो सिंगुलर होता है, तो मैम जब ट्री सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी तो सिंगुलर आनी चाहिए, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर ही लगा दी, है ना। और तुम्हें लग रहा होगा ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ ट्रीज लिखा है और ये तो प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर क्यों आ रही है, तो ना ये तो गलत है, यही सोचा होगा। मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। देखो बच्चे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि बट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहां से शुरू होता है। बट दो तरीके से काम करता है, एक होता है प्रेपोजिशन, दूसरा होता है कंजंक्शन। अब हमें कैसे समझ में आएगा कब ये प्रेपोजिशन और कब कंजंक्शन है, हम इसका मीनिंग्स देखेंगे। ये सेंटेंस में मीनिंग क्या देना चाह रहा है, क्या ये मीनिंग देना चाह रहा है एक्सेप्शन का, एक्सेप्ट, ये वो वाला एक्सेप्ट है कि एवरीबडी वेंट टू द पार्टी एक्सेप्ट मी, मेरे को छोड़ के अब मेरे सिवा सब पार्टी में चले गए, तो एक्सेप्ट यानी कि नॉट इंक्लूडिंग, राइट। तो एक प्रेपोजिशन अगर होगा ना, यानी कि एक सेंटेंस में बट का काम एज अ प्रेपोजिशन होगा, तो वो मीनिंग देगा के सिवाय, के अलावा, मेरे सिवाय, है ना, तो ये मीनिंग देगा। लेकिन अगर ये प्रेपोजिशन नहीं, बट अगर एक सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करेगा, तो वो क्या मीनिंग देगा, लेकिन किंतु परंतु, ये मीनिंग देता है, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु का मीनिंग देता है ना। अब यहां पर आओ जरा, अब आप सोचो इस सेंटेंस के अंदर, अच्छा मैं एक और चीज यहां से बताती हूं कि जब भी कोई प्रेपोजिशन आता है एक सेंटेंस के अंदर, ये मैंने शायद प्रेपोजिशन वाला लेक्चर एक हुआ था, है ना, ओके। तो मैंने ना ऑलरेडी क्लास में बताया था कि प्रेपोजिशंस जो होते हैं, प्रेपोजिशन के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट आता है, दिस इज मैंडेटरी। ये कुछ ऐसे रूल्स मैं बता रही हूं कि जैसे अभी बताया ना, वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट होगा ही होगा। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके में तो भाई एक्सेप्शन है ही नहीं, ये तो एकदम मतलब
ठीक है, क्रॉस माय हार्ट एंड वो वाला सीन है यहाँ पे कि तो रहने ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन है ना, अगर मैं बोलूं तो प्रेपोजिशन के साथ क्या होता है बेटा कि प्रेपोजिशन जो होता है, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता ही आता है। यानी कि आपको प्रेपोजिशन को ना समझना पड़ेगा एक मैग्नेट के तरीके से कि ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट ऐसा मैग्नेट है कि ये लोहे को नहीं ढूंढता, जैसे मैग्नेट लोहे से जाके चिपक जाता है ना, ये लोहे को नहीं ढूंढता। ये मैग्नेट है किस चीज का, ये नाउन प्रोनाउन का मैग्नेट है। ठीक है, क्योंकि इसके पास, स्पेलिंग गलत कर दी, प्रोनाउन, हाँ, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे कि हमारे वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट यूज होता है, वैसे ही सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट कौन बन सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, सब्जेक्ट भी एक नाउन प्रोनाउन बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन ही बन सकता है, और कोई आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मतलब अगर आप सोचो एडजेक्टिव हो जाए, एडवर्ब हो जाए, नहीं, ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही बनेगा। तो बेटा ये क्या होता है ना, ये प्रेपोजिशन को अपने, अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आता है तो वो अपने बाद, और ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुन लो क्योंकि ये आगे भी यूज होगा, अब भी थोड़ी देर में, अब भी समझ लिया ना तो आगे के लिए आसान है। तो प्रेपोजिशन जो होते हैं ना, प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं कि अगर ये सेंटेंस में आ गए तो ये अपने बाद देखेंगे, भैया मेरा ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के ये आते नहीं है। प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, समझ लो। तो ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन, तो ये अपने बाद देखते हैं कि भैया मेरा कोई ऑब्जेक्ट कहां है, मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, और जो नाउन प्रोनाउन मिलता है उसको ये अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये है कहानी पूरी की पूरी। ठीक है, तो अगर हम यहां पे इस वाले सेंटेंस में देखें तो जरा मेरे साथ यहां पे एक बार फॉलो करना है पूरी लीड को, है ना, एक बार यहां लीड फॉलो करो। हमने क्या बोला, चलो एक काम करते, ब्लू कलर लेते हैं, है ना, ठीक है, ब्लू कलर लेते हैं। सो हमने बोला नथिंग बट द ट्री वॉज देयर। अब एक बात बताओ, जब मैं बोल रही हूं बट, तो यहां पे लेकिन किंतु परंतु का मतलब आ रहा है क्या? नहीं, यहां पे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं था पेड़ों के सिवा, या कुछ नहीं था पेड़ के सिवा। यहां पे एक्सेप्शन का मीनिंग निकल रहा है, लेकिन किंतु परंतु का नहीं निकल रहा। अगर तुम यहां लेकिन किंतु परंतु का मीनिंग निकाल रहे हो तो यानी कि तुम बेटा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन गलत कर पा रहे हो नहीं रहा है तुमसे। ठीक है, नथिंग, कुछ नहीं था सिवाय पेड़ों के, है ना, वहां पर कुछ नहीं था सिवाय पेड़ों के, वहां पर, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो यानी कि बट क्या बना बेटा, यानी कि बट जो है वो यहां पर बन गया एक प्रेपोजिशन। और क्योंकि बच्चे ये एक प्रेपोजिशन बन गया तो प्रेपोजिशन के को चाहिए होता है अपना ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन ने नजर मारी और उसने देखा भैया मेरा नाउन प्रोनाउन कहां है, मेरा ऑब्जेक्ट कहां है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के तो प्रेपोजिशन आ ही नहीं सकता। तो देखा उसने कि उसके तुरंत बाद एक नाउन है। ट्री क्या है बेटा, ये एक नाउन है। तो क्योंकि ये एक नाउन है तो अब हुआ क्या बेटा, ये तुरंत बन गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो जब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर वर्ब, अब आप क्या सोच रहे थे, मैम ट्रीज लिखा है, ट्री लिखा है तो वॉज आ रहा है तो करेक्ट है, यहां तो ट्रीज लिखा है ये प्लूरल है। अरे भोंदू जरा ध्यान दो, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। अब ये चाहे ट्री हो या ट्रीज हो या फलाना कुछ भी हो, ये हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये भाई साहब तो नाउन जो थे ये तो चिपक के प्रेपोजिशन का क्या बन गए, ऑब्जेक्ट। क्योंकि प्रेपोजिशन क्या है, इट इज अ मैग्नेट, ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ढूंढता है। उसने तुरंत वो जो नाउन मिला उसको अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना, तो ये अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो बेटा ये जो वर्ब यहां यूज हो रही है, ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज नहीं हो रही, क्योंकि नाम क्या है टॉपिक का, ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट थोड़ी है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है ना। तो ये तो है ही नहीं ना सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो सब्जेक्ट कहां है, तो सब्जेक्ट यहां है। तो नथिंग सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आई है, इसलिए ये सेंटेंस भी ठीक है। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, यहां पर यहां क्या हुआ है कि आप चाहे ट्री बोलो, आप चाहे ट्रीज बोलो, ये तो प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन अगर है तो प्रेपोजिशन के बाद चाहे सिंगुलर हो नाउन, चाहे प्लूरल हो नाउन, चाहे बेटा कैसा ही हो नाउन, बनना इसको क्या है, ऑब्जेक्ट बनना है प्रेपोजिशन का। तो ये जो ट्रीज है ये इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी है, अगेन नथिंग के अकॉर्डिंग। तो यहां पे नथिंग सिंगुलर है तो वॉज सिंगुलर सही लिखा है, नथिंग सिंगुलर है तो वॉज सिंगुलर सही लिखा है, बीच में ट्री हो या ट्रीज हो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसलिए हमारे दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। अब समझे, कुछ नहीं था पेड़ के सिवा, कुछ नहीं था पेड़ों के सिवा, पेड़ हो कि पेड़ों या बहुत सारे पेड़ हो, वहां पे क्या फर्क पड़ रहा है, था तो कुछ नहीं ना है। तो यहां पे समझे दोनों सेंटेंस सिंगुलर क्यों है, बहुत घिचपिच सा कर दिया मैंने, बट समझ में आया तुम्हें, दोनों सेंटेंस सिंगुलर नहीं, दोनों सेंटेंस करेक्ट क्यों है, इसलिए करेक्ट है क्योंकि वर्ब दोनों की अकॉर्डिंगली सेम सही तरीके से यूज है, दोनों सेंटेंस बैलेंस्ड हैं, मीनिंग निकल रहा है।
क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, यही कॉन्सेप्ट है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ, तब मैं मानूं कि तुम्हें कुछ समझ में आया। चलो हरी अप। बोल रहे हैं नोबडी बट माई सिस्टर्स हैव बॉट अ प्रेजेंट फॉर मी। कोई भी नहीं, मेरी बहनों के सिवा कोई भी मेरे लिए प्रेजेंट नहीं खरीदा। अब इसमें यहां पे सोचो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो बेटा क्या होगा करेक्ट आंसर? नोबडी, कोई नहीं सिवाय मेरे बहनों के मेरे लिए प्रेजेंट खरीद के लाया। तो यहां पर अगर हम देखें तो बेटा ये क्या मीनिंग दे रहा है? ये मीनिंग दे रहा है प्रेपोजिशन है, क्योंकि मीनिंग क्या निकल रहा है? मीनिंग निकल रहा है के सिवाय के अलावा, है ना? के अलावा, ये मीनिंग निकल रहा है, के सिवाय और के अलावा, राइट? तो जब ये मीनिंग निकल रहा है तो यहां पर माय सिस्टर्स, बेसिकली सिस्टर्स हमारी क्या होती है? नाउन है ये, है ना? अब ये बेशक यहां पर अब तुम बोलो मैं माय भी लिखा है, क्यों इतना चक्करों में पड़े हो? माय लगा है तो माय ये एक एडजेक्टिव है। सिस्टर, किसकी सिस्टर? कैसी सिस्टर? कौन सिस्टर? माय। माय क्या है? एडजेक्टिव है जो तुम्हें बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। और कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भैया रिलेशन में मेरी बहन है। पर बहन एक नाउन ही है, माय एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, क्योंकि वो आपको सिस्टर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट वो यहां यूज हमारे नाउन के लिए ही हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है बेटा? ये पूरा का पूरा जो कि नाउन था, ये बन चुका है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो अगर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है तो हैव क्या है? हैव बॉट, खरीदा है एक प्रेजेंट मेरे लिए। तो हैव किसके? इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट का सॉरी इस वर्ड का सब्जेक्ट कहां है? इस वर्ड का सब्जेक्ट यहां है, सीधी सी बात है ना? इस वर्ड का सब्जेक्ट यहां है। तो अब ये क्या है? नोबडी सिंगुलर होता है, तो क्योंकि नोबडी सिंगुलर है तो फिर एरर कहां है? तो फिर हैव नहीं, हैज आना चाहिए, हैज बॉट। सिंपल लॉजिक, इजी। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहां पे देखो, या तो समझने के लिए ऐसे समझो, मैंने आपको अभी ना कॉन्सेप्ट समझाया है, अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम तो पास है, तो आप इसको ऐसे लर्न भी कर सकते हो, ठीक है? और लर्न कैसे कर लेना है? लर्न ऐसे कर लेना है कि अगर कभी दिया है नथिंग, एवरीवन, नो वन, नोबडी, ठीक है? अगर ऐसा कुछ भी वर्ड दिया है और उसके बाद अगर बट आया है, तो बट के बाद चाहे प्लूरल नाउन आए चाहे सिंगुलर नाउन आए, वर्ब तो सिंगुलर ही लगेगी। या तो ऐसे लर्न कर लो या इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। क्यों ऐसा हमने बोला है? क्योंकि अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आ रहा है और उसके बाद बट आ रहा है, तो बट एक प्रेपोजिशन का काम करता है, तो उसके बाद चाहे प्लूरल नाउन आए चाहे सिंगुलर नाउन आए, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वर्ब तो सिंगुलर ही लगेगी, क्योंकि वर्ब लगेगी, इनके हिसाब से सारे सिंगुलर होते हैं। सिंपल सी बात, इजी। चलो नेक्स्ट। अब यहां पे रूल नंबर 2, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे रूल्स मैंने ऐसी भाषा में लिखे हैं, जो भाषा आप व्हाट्सएप लैंग्वेज, बेसिकली जो लैंग्वेज आप यूज करते हो, क्योंकि आई नो इफ आई राइट ऑल द रूल्स इन इंग्लिश, मे बी बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा या रूल्स को सही से समझ नहीं पाएंगे, तो फिर अप्लाई कैसे करेंगे? इसलिए सारी भाषा जो है मेरी पीडीएफ की वो इंग्लिश ही है, व्हाट्सएप लैंग्वेज है, ताकि इजिली समझ में आए। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर दो सिंगुलर नाउन, हाईलाइट कर रखा है, अगर दो सिंगुलर नाउन को एंड की हेल्प से ज्वाइन किया जाए, देन प्लूरल वर्ब यूज होगी। आपके पास दो सिंगुलर नाउन है, मयंक और प्रिंस, दोनों सिंगुलर नाउन है, मयंक एक ही इंसान है, प्रिंस एक ही इंसान है, एंड की मदद से हमने इनको ज्वाइन किया है, तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, मयंक एंड प्रिंस आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहां पर देखो, आई एंड शी इज या आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ। आई एंड शी इज या आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो अभी हमने बोला ना, दो सिंगुलर नाउन, बेटा आई सिंगुलर नाउन है, शी सिंगुलर नाउन है, इज आएगा या आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो दो सिंगुलर नाउन को एंड की मदद से जोड़ोगे तो प्लूरल आना चाहिए, वर्ब सिंगुलर नहीं। बट डू यू नो, ये सेंटेंस अभी भी गड़बड़ है। इस सेंटेंस में अभी भी एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक पता है क्या है? वो मिस्टेक ये है कि जब भी हम कोई नॉर्मल सेंटेंस में बात करते हैं, नॉर्मल कोई जनरल स्टेटमेंट, जनरल कोई बात कर रहे हैं, मैं घूमने जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं खाऊंगा, मैंने ये किया वो किया, जो भी आप बात करते हो, तो अगर आप प्रोनाउंस यूज करते हो तो प्रोनाउंस का एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो दे रही हूं, अच्छा रहेगा सीख लोगे। ऑर्डर क्या होता है कि जब भी आप जनरली किसी चीज की बात करते हो और प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, तो पहले थर्ड प्रोनाउन आता है और उसके बाद फर्स्ट प्रोनाउन। तो वैसे इसे ऐसा होना चाहिए, शी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, समझे? शी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसा होना चाहिए। शी पहले आएगा, आई बाद में, क्योंकि हम एक ना वो फॉलो करते हैं, 2 3
1, ये रूल फॉलो करते हैं जनरली। अगर आप कोई बात करना चाहते हो तो आप अगर 3 लोगों की बात कर रहे हो तो हमेशा ऐसे की जाती है कि यू, शी एंड आई, ऐसे बोला जाता है। ऐसे तो आजकल वैसे जिंदगी में बोलचाल की भाषा में इंग्लिश में हम कैसे भी यूज करते हैं कि यू मी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, यू मी एंड शी वी आर गोइंग टू पिकनिक, या यू मी एंड हर वी आर गोइंग टू पिकनिक, जबकि ये गलत है ना, ये गलत है ना। एक तो इसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की भी गड़बड़ी है, लेकिन चलो इतना डीप में नहीं जाती, तो मैं टॉपिक कोई और पढ़ा रही हूँ, बस इतना याद रखना कि ये जो होता है ना, कोई भी बात कर रहे हो आप, एक ऑर्डर होता है, तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट। ये एक तरीका होता है इंग्लिश में रिस्पेक्ट देने का, कि हम बात कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ पहले मैं उसके बारे में बोलूंगी, फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम लूंगी, और लास्ट में अपना नाम लूंगी। हम्बल, हम्बल है भाई हम, ठीक है। तो इसलिए ये, बाकी तुम कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ठीक है, ये तो मैं थोड़ा अलग बता रही थी, कॉन्सेप्ट समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला रूल क्या है, बहुत इजी रूल था बेटा, इसमें ज्यादा बड़ी दिक्कत थी नहीं, बहुत इजी रूल है ये, ठीक है ना। आगे चलते, दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा है तो प्लूरल वर्ब होगा। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर दो नाउन को एंड की हेल्प से ज्वाइन किया है और वो एक पैर की तरह एक्ट करें तब सिंगुलर वर्ब यूज होती है। फर्स्ट रूल तो हमने बट वाला सीखा, सेकंड रूल जो हमने सीखा उसी रूल से एक और रूल निकल के आ रहा है कि हां, दो नाउन को एंड की मदद से जोड़ोगे तो प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन अगर वो दोनों फिर एक पेयर की तरह, एक कपल की तरह एक्ट करने लग जाए, एक जोड़े की तरह एक्ट करने लग जाए, तब आप सिंगुलर वर्ब लोगे, क्योंकि अब फिर वही वाली बात होगी ना, कपल की तरह एक्ट कर रहे हो तो यार, दो अगर इंडिविजुअल लोग हैं, तुम समझो, होता है ना, जैसे दो सिंगल लोग हैं, दो इंडिविजुअल लोग हैं, तो हम उनको दो काउंट करते हैं कि ये 1 ये 2। अगर एक कपल है तो हम उसको एक ही मानते हैं, पति पत्नी, ठीक है, या कोई भी कपल अगर है, कोई पेयर है तो हम उसे एक ही मानते हैं, है ना। अब जूते, जब हम जूतों की बात करते हैं तो वो पेयर है, पेयर में आते हैं, दोनों पेयर के एक साथ ही आते हैं। ऐसे थोड़ी भैया जाकर के बोलो कि 2 जूते लेने हैं, अरे आप बोलोगे एक जूता लेना है तो वो ऐसा नहीं है एक ही पैर का देगा, दोनों देगा। तो इसलिए आप समझो कि जब पेयर होता है ना तो उसे एक ही माना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि राजमा एंड चावल इज माय फेवरेट डिश, राजमा एंड चावल इज केप्ट ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं बोलूं राजमा एंड चावल इज माय फेवरेट डिश, बेटा ये सिंगुलर नाउन है, एक नाउन है राजमा एंड चावल, या राजमा एंड राइस, जो तुम बोलना चाहो भैया बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को हमने एंड की मदद से जोड़ा है, लेकिन इन दोनों के बारे में जब हम देखें तो ये दोनों एक पैर के तरीके से एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिश का मतलब तो ये नहीं है ना कि हाँ मम्मी एक कटोरी राजमा दे दो, जल्दी से पी लेती हूँ, और फिर उसके बाद मम्मी चावल दे दो, सूखे चावल ऐसे खा लेती हूँ, मस्त मजा आ गया, ऐसा नहीं होता ना। साथ में तो उसको यूज किया जाता है कि नहीं, साथ में यूज होता है। तो राजमा एंड चावल जब हम बात करते हैं तो ये मिलाकर के एक डिश बनती है, एक डिश बनती है। राजमा चावल दोनों अगर प्लेट में है तो हम ये नहीं बोलेंगे 2 डिश है, कि राजमा भी है चावल भी, मिला के बेटा वो एक डिश बनी है। तो ये सिंगुलर एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये एक पेयर बन चुका है, तो वर्ब सिंगुलर लग रही है। गॉट इट एवरीबॉडी, यही मैं समझाना चाह रही हूं। लेकिन यहां पर देखो, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, राजमा एंड चावल इज केप्ट ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड। मेरा गला सूख रहा है इतना ज्यादा, आई डोंट हैव वाटर हेयर, हे भगवान। चलो जल्दी से आप इसका आंसर करोगे, क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। तब तक मैंने यहाँ पे मुझे दिख रहा है पानी रखा है, एक घूंट पानी मिला है मेरे को, इतनी जोर से प्यास लगी है कि एक घूंट भी काफी है। चलो, राजमा एंड चावल इज केप्ट ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द कबर्ड, इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां पर बात कर रही हूं राजमा एंड चावल, तो बेटा तब ये एक सिंगल पेयर की तरह काम नहीं कर रहे। अरे अगर मैं बोल रही हूँ कि राजमा एंड चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे डिश की बात हो रही है ना, राजमा चावल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये एक डिश है जो कि साथ में ही यूज होती है। तो ये एक कपल क्यों बोल रही हूं मैं, पेयर की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एक सिंगल हम मानेंगे, सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन इस सेंटेंस में बेटा ये पेयर की तरीके से एक्ट नहीं कर रहा। राजमा एंड चावल मतलब कि 2 अलग अलग आइटम्स, दोनों कबर्ड के टॉप शेल्फ पे रखे हुए हैं, सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे रखे हुए हैं, तो ये एक तरीके से काम नहीं कर रही है, 2 अलग अलग चीजें हैं। तो आपको सेंटेंस में समझना पड़ेगा कि अगर 2 चीजों को एंड से जोड़ा है तो क्या वो एक पेयर की तरीके से एक्ट कर रहे हैं, या दोस टू आर एक्टिंग एज 2 डिफरेंट थिंग्स। तो यहां पर दीज 2 आर एक्टिंग एज 2 डिफरेंट थिंग्स, ये 2 अलग अलग चीजों के तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो यहां इज नहीं बेटा, यहां पर आर आना चाहिए, ठीक है। कि राजमा और चावल, यानी कि राजमा का पैकेट है, ऐसे थोड़ी तुम्हारी मम्मी ने राजमा चावल मिक्स करके प्लेट में एकदम कबर्ड के ऊपर चढ़ा के रख दिया कि अब इसे दिखाती हूँ, बहुत मेरे से बदतमीजी करता है ना, अब लेके दिखाए, ऐसा थोड़ी है। हम 2 आइटम्स की बात करें, इंडिविजुअल आइटम्स, की राजमा और चावल अगर तुम्हें चाहिए कहाँ रखे हैं, तो एक काम करो, सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे एक डब्बे के अंदर राजमा रखा है और एक डब्बे में चावल। तो ये हम 2 अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एक पेयर के तरीके से एक्ट नहीं कर रहा है, तो आ आएगा, ठीक है। गॉट इट। चलो नाउ डू दिस क्वेश्चन,
जल्दी से सॉल्व दिस क्वेश्चन। ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड है, क्या होगा? इज दिस सेंटेंस करेक्ट? एंड इफ इट इज नॉट करेक्ट देन सप्लाई द करेक्शन। बताओ इसमें करेक्शन क्या होगा, मतलब इसे कैसे ठीक करेंगे? जल्दी जल्दी से। ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हेयर। सो देखो सीधी सी बात है, जैसे मैंने बताया बेटा, अगर मैं ये कहूं कि ब्रेड एंड बटर, अगर मैं बोलूं ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। सो बेटा देखो स्पेलिंग देखो मेरी, हाँ, ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन, ठीक है। सो अगर मैंने ये लिखा तो आपको जरा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन की बात हो रही है, तो ब्रेड एंड बटर एक ही साथ कंज्यूम किए जाते हैं ना। ऐसे थोड़ी कि हाँ भाई एक काम करो, ब्रेड आ गई जल्दी जल्दी खा लेता हूँ ब्रेड, उसके बाद मक्खन भी ऐसे चाट लेंगे और फिर पेट को ऐसे ऐसे हिला देंगे, अपने आप मिक्स हो जाएगा। अरे इसको साथ ही तो यूज किया जाता है, ब्रेड पे तो आप मक्खन लगाओगे देन यू विल ईट इट, तो ऑब्वियसली ये एक पेयर की तरीके से एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तो इज ठीक है। लेकिन ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हेयर का मतलब कि अगर तुम किसी दुकान पे जाओ, मम्मी बोले कि बेटा एक काम कर, है ना, मैं जल्दी से चाय बना रही हूं, तुम जाओ मार्केट से जाकर के ब्रेड और बटर लेकर के आओ। तुम एक दुकान पे जाओगे और पूछोगे भैया ब्रेड और बटर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप दो अलग अलग चीजों की बात करो। ये थोड़ी भाई क्या आपको दुकान वाले भैया बोलेंगे हाँ बेटा एक काम करो, है ना, ब्रेड निकालेंगे मक्खन लगाएंगे और तुमको मक्खन लगा के ब्रेड देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। वो दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, तो वो क्या बोलेंगे, यस ब्रेड एंड बटर, यानी कि ये दो सेपरेट आइटम्स यहां पर बिकते हैं, आर सोल्ड है, इज नहीं होगा। समझे मेरी बात? यहां पर मैं क्या समझाना चाह रही हूं, दीज टू आर नॉट एक्टिंग एज ए पेयर राइट नाउ, ये दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पे रूल नंबर 4 आता है, और रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आर्टिकल्स ए एंड द, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स माय, आर, योर, हिज, हर और देयर, अगर ये दो, और देखो हमेशा याद रखना इन दोनों के बाद हमेशा एक नाउन आता है, ठीक है, इन दोनों के बाद हमेशा एक नाउन रहता है, ये दोनों नाउन के लिए यूज होते हैं। तो इन दोनों में अगर ये दोनों लिखे हुए हैं, इनको याद रखना है आपको, एक सर्कल, इनको एक बॉक्स में डालती हूं मैं ताकि यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। यस, अगर इन दोनों को याद रखना। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन के लिए एक ही आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया हुआ है तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है। इससे मेरा क्या मतलब है, ये सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे, द एक्टर एंड डायरेक्टर। बेटा यहां पर दो चीजों के बारे में बात हो रही है, दो नाउन है यहां पर, एक एक्टर ये आपका एक सब्जेक्ट है, दूसरा यहां पे डायरेक्टर बोला जा रहा है, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। यानी कि दो या दो से ज्यादा नाउन, तो दो नाउन हमें नजर आ रहे हैं, एक एक्टर है और एक डायरेक्टर है, बट इन दोनों के लिए एक ही आर्टिकल आया है। ऐसा नहीं है ना कि यहां पर भी आर्टिकल लगा हो, द एक्टर एंड द डायरेक्टर, ऐसा नहीं है, एक्टर भी लिखा डायरेक्टर भी लिखा है, लेकिन दोनों के लिए एक ही यहां पर आर्टिकल है, या सोचो आर्टिकल की जगह इनमें से कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, तो एक ही है। इसका मतलब कि यहां पर हम जिस भी चीज के बारे में, जिस भी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी जिस चीज के बारे में बात हो रही है, वो एक ही इंसान की बात हो रही है, वही एक्टर है और वही डायरेक्टर भी है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए मैंने हैज लगाया है, क्योंकि एक ही इंसान है ना भाई, डायरेक्टर और एक्टर है ना जो मूवी का, वो आ चुका है। यानी कि शायद हो सकता है शाहरुख खान है जो डायरेक्ट भी कर रहे हैं मूवी और उसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं, इंसान तो एक ही है। तो इसलिए हम यहां पर इसका मीनिंग ये निकलता है कि अगर दो नाउन है, एंड की मदद से जोड़ा है, और दोनों के लिए एक ही जगह लगा हुआ है कोई भी आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव, दोनों के पास अपने अपने आर्टिकल नहीं है, या दोनों के पास अपने अपने पॉजिटिव एडजेक्टिव्स नहीं है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, एंड ऑब्वियसली फिर सिंगुलर वर्ब ही आनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर करो। द डायरेक्टर एंड द एक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ द मूवी हैज अराइव्ड, आंसर द क्वेश्चन, हरी अप एवरीवन, जल्दी जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर करो। सो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, देखो अब यहां पर हम बोल रहे हैं द एक्टर, सो दिस वर्ड एक्टर हैज इट्स ओन आर्टिकल, इसके पास अपना खुद का एक आर्टिकल है, दैट मींस ये एक हो गया। फिर यहां पर इस वर्ड के पास भी अपना खुद का एक आर्टिकल है, तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल, की जो एक्टर है मूवी का और जो डायरेक्टर है मूवी का, यानी कि दो अलग अलग लोग, तो यहां पे बेटा हैज अराइव्ड नहीं ना, प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो वर्ब भी तो हैव होना चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, सिंपल इजी। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले समझो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं। देखो बेटा हमारे पास होते हैं कुछ डेफिनेट प्रोनाउंस। अब जब मैं डेफिनेट प्रोनाउन की बात करूं तो डेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पहले तो समझो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले तो समझो डेफिनेट का मतलब क्या होता है। अच्छा एक मूवी थी ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें है ना परपेंडिकुलर और डेफिनेट, सही बोल रही हूँ ना मैं, परपेंडिकुलर तो है उसके अंदर एक कैरेक्टर, डेफिनेट भी है शायद। तो अब देखो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट का मतलब होता है श्योर श्योर, ठीक है, डेफिनेट का मतलब होता है
पक्का पक्का, निश्चित, सर्टेन। तो अब यहाँ पर डेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या है? ऐसे प्रोनाउंस जिनमें आप जब उनको यूज करो तो यू नो whom यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, आई, वी, ये सारे प्रोनाउन बेटा डेफिनेट प्रोनाउन है। क्योंकि अगर मैं बोलूं ही इज नॉट कमिंग तो मुझे पता है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, अरे उसकी बात कर रही हूँ, राज है वो नहीं आ रहा आज, या शी इज नॉट वेल, अरे वो लड़की आज ठीक नहीं है। तो वी नो हु आर वी टॉकिंग अबाउट, है ना, हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं बोलूं इट, दे, आई, तो आई मतलब अपनी बात कर रही हूं। तो डेफिनेट प्रोनाउन का मतलब है कि यहां पे आप डेफिनेटली जानते हो कि आप किसकी बात कर रहे हो। सॉरी, इनडेफिनेट प्रोनाउंस में होता क्या है कि आपको नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। someone is missing from the class today, आज क्लास में कोई आया नहीं, आज क्लास से कोई गायब है। कौन? हमें नहीं पता, लड़का या लड़की नहीं पता, कोई तो हमें पता नहीं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये सभी प्रोनाउंस जो है ये सारे सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, बस याद रखना है। जिसके अंदर वन आता है, ये वन वाले प्रोनाउंस, समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, वन या ईच। ये बॉडी वाले प्रोनाउन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, आइदर या नाइदर। ये थिंग वाले, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे होते हैं सिंगुलर। देखो इनमें फर्क नहीं होता, कोई भी वन हो या बडी वाले हो, यानी कि समवन हो या समबडी हो, बेटा ये सबका मीनिंग सेम ही होता है। समवन बोलो, समबडी बोलो, इक्वल मीनिंग है, दो अलग अलग वर्ड्स हम यूज करें बट द मीनिंग इज सेम, और सेम जगह यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसानों के लिए यूज होते हैं, ये चीजों के लिए यूज होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। ईच भी देखो वन, अगर मैं बोलूं वन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, तो वन का मतलब एक व्यक्ति। अब एक का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे भारत में से या पूरी दुनिया में से किसी एक की बात कर रही हो। जब मैं बोल रही हूं एक, तो एक का मतलब यहां पे क्या मिल रहा है कि मतलब बन रहा है कि जनरली, कि एक इंसान को अपने देश की इज्जत करनी चाहिए, तो एक इंसान यानी कि जनरल बोल रहे हैं हम। तो वन जब हम यूज करते हैं तो वो भी सिंगुलर होता है। ईच का मतलब क्या है? ईच का मतलब होता है दो लोग हों या दो से बहुत ज्यादा लोग हो। तो हम बोल रहे हैं चाहे यहां पे 10,000 करोड़ की जनता खड़ी है और मैं बोलूं ईच वन ऑफ यू, या मैं अगर बोलूं कि ईच पर्सन, तो ईच का मतलब है प्रति एक व्यक्ति, के आप जितने खड़े हैं उन सब में से सबको मैं इंडिविजुअली बोल रही हूं। जैसे मोदी जी स्पीच देते हैं तो वो बोलते हैं ना कि प्रति एक इंसान को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए देश के प्रति। तो यहां पे इसका मतलब क्या निकलता है कि वो एक साथ, ऐसा नहीं है बेटा सबको फोन मिला मिला के बोलेंगे कि हाँ आराध्या, हाँ मैं कह रहा था कि मैं मोदी जी बात कर रहा हूं कि बेटा जरा ड्यूटी कर लिया करो नेशन की तरफ, ऐसे थोड़ी होता है। वो बात एक साथ ही कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, ही इज एड्रेसिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, वो एड्रेस कर रहे हैं पूरे देश की जनता को। लेकिन जब वो ईच या प्रति एक बोलते हैं तो दैट मीन्स कि मैं बात तो सबसे कर रहा हूं, बट नाउ आई एम इंडिविजुअली पॉइंटिंग इट आउट, पॉइंटिंग यू आउट, कि तुम सबको, एक एक व्यक्ति को यहां पे खड़े हुए। तो ईच का मतलब भी ये हो जाता है कि बात सबसे हो रही है लेकिन उसके अंदर हर एक इंडिविजुअल को आप बोल रहे हो। तो ईच भी सिंगुलर होता है, मच भी सिंगुलर होता है। मच के बारे में भी आगे कहानी तुम अलग से भी पढ़ोगे, ये सिंगुलर होता है क्यों वो मैं आगे बताऊंगी। आइदर नाइदर भी सिंगुलर होते हैं, इसके बारे में भी अभी आगे बताऊंगी। पर यहां पे देखो आइदर और नहीं लिखा, नाइदर नॉर नहीं लिखा, आइदर और नाइदर लिखा है, ये सिंगुलर होते हैं। आइदर और नाइदर नॉर वाला केस दूसरा है। जब इसके आगे आइदर और लग जाए तो इसका मतलब होता है या तो ये या फिर वो। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना फिर वो, या ना तो वो, लेकिन ये सिर्फ आइदर नाइदर है। ठीक है, इनका इस्तेमाल कब होता है? आइदर का मतलब होता है कि दो में से, जब आपके सामने दो ऑप्शन है आप एक की बात कर रहे हो तो आइदर। ठीक है, नाइदर का मतलब दो ऑप्शन है और दोनों में से एक भी नहीं। एक एग्जांपल देती हूं, आप इसका आंसर करके दिखाओगे। आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज ब्यूटिफुल। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? जल्दी से आंसर करेंगे, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? और मैं अब आपके सामने दूसरा सेंटेंस रखती हूं, आप उसका भी आंसर करके दो। एक तो सेंटेंस ये हो गया, दूसरा नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर कमिंग। दोनों सेंटेंस को अच्छे से देखो, बताओ कि एरर कहां पर है, वेयर इज द मिस्टेक। ठीक है, चलो मैं आपको बताऊं। सो यहां पर अगर देखा जाए तो बेटा जो मिस्टेक है वो यहां पर कुछ इस तरीके से, पहले सेंटेंस का मतलब समझो कि दोनों बहनों में से एक तो ब्यूटीफुल है ना, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, यानी कि दो बहनें हैं, यहां मैंने और नहीं लगाया।
सिर्फ आइदर, आइदर का मतलब है दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक। तो आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, यानी कि दोनों बहनों में से एक ब्यूटीफुल है, और नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर कमिंग, यानी कि दोनों भाई में से एक भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां पे नाइदर का मतलब है आप किसी को भी दो ऑप्शन, दो से ज्यादा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दो ही होना चाहिए, दो से कम भी नहीं, ओनली टू। टू का ऑप्शन इफ यू आर चूजिंग नन, दोनों में से कुछ भी चूज नहीं कर रहे तो नाइदर, दोनों में से एक चूज कर रहे हो तो आइदर। अब यहां पे होता क्या है ना बेटा, देखो ऑफ, अभी मैंने प्रेपोजिशन वाला तुम्हें चीज समझाई थी ना प्रेपोजिशन वाली चीज, तो ये ऑफ जो है ये भी प्रेपोजिशन है। तो ऑफ आपको लग रहा है कि मैम सिस्टर्स लिखा है, यहाँ पे इज क्यों आ रहा है, यहाँ तो आर आना चाहिए, सिस्टर्स लिखा है। बेटा समझो, अभी अभी बताया आपको मैंने कि यहाँ पर ऑफ जो है वो एक प्रेपोजिशन है। तो ऑफ जब एक प्रेपोजिशन है तो भाई प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर इज, इसको देख के क्यों चेंज करेगी, इसका लवर कौन है भाई, इट इज अ लव स्टोरी, राइट, एज टेलर स्विफ्ट सेड, सो इट इज अ लव स्टोरी भाई। इज है, इज अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है ना, तो अब इज अगर वर्ब है तो वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है बेटा, वर्ब का सब्जेक्ट आइदर है, आइदर होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर ही तो लगेगी, सही लगी है। बट नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स लिखा हुआ है भाई, नाइदर, अब देखो दोबारा से प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट, तो आर क्यों लगा उसको अपना सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहां है नाइदर, नाइदर होता है क्या, सिंगुलर, इज आना चाहिए। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है आपका सब्जेक्ट कौन है, इसलिए इतने सारे रूल्स बता रही हूं ताकि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। ये चक्कर में मत पड़ जाना कि सब्जेक्ट और वर्ब तो हमेशा साथ साथ होते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया, इतनी खांसी क्यों आ रही है ऐसा नहीं होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ होते हैं भाई, वर्ब यहां है तो देखो सब्जेक्ट कहां है। बट कई बार हम ना जब इतने रूल्स नहीं पढ़ते तो हमें लगता है यही सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से यूज होगा, नहीं। गॉट इट क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने। अब ये आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि प्लूरल होते हैं, बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, ये सारे प्लूरल होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होती है। दिस इज रूल नंबर 6, याद रखना, ठीक है। जैसे कि बोथ द स्टूडेंट इज एब्सेंट। नाउ टेल मी वेयर इज द एरर इन द सेंटेंस। जल्दी जल्दी से आइडेंटिफाई करो, चाहे वीडियो को पॉज करो और देखो एरर कहां है और जल्दी बताओ मुझे, वेयर इज द एरर इन दिस सेंटेंस। अब आप बोलोगे अरे मैम प्रिटी इजी, अभी तो आपने बोला बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, ये प्लूरल होते हैं नेचर में तो प्लूरल वर्ब लगती है। अरे मैम बहुत इजी है, इज हटाओ, यहां पर आर लगाओ, राइट, दिस इज व्हाट यू थॉट, यही सोचा, बट अभी भी गलती है सेंटेंस में। अरे भाई हमेशा याद रखना बेटा, ये प्लूरल होते हैं नेचर में, दैट मीन्स इनके बाद प्लूरल नाउन ही आता है। नाउन, यहां नाउन्स क्यों लिख दिया मैंने, नाउन जो है यहां पर वो प्लूरल होगा, समझे। तो स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, हमेशा याद रखना। बोथ द स्टूडेंट्स, मैनी लिखा है तो मैनी के बाद भी प्लूरल नाउन होगा, सेवरल के बाद भी प्लूरल होगा, कुछ फ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन होगा, एंड वर्ब भी प्लूरल लगेगी, ये है रूल, ठीक है। चलो अगला अब हमारे पास आता है रूल नंबर 7। अब ये रूल है आइदर और नाइदर नॉर वाला, वो अलग था आइदर और नाइदर, उसमें सिर्फ आइदर नाइदर लिखा था, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसमें ना अब नाउ अगेन आई वांट टू से समथिंग कि ये जो रूल है जनरली ना टीचर्स जो होती है बेटा, इस रूल को बच्चों को पता है कैसे लर्न करवाती हैं कि बेटा जो भी सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा उसको लगाना है, आपने सीख रखा ही होगा इसके बारे में। मैंने ना इस रूल का नाम दिया है, एंड द नेम ऑफ द रूल इज रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, देखो बहुत जब होता है ना, जब आप इतने टाइम से पढ़ा रहे होते हो तो आपको ना अपने आप ऐसे खुराफाती दिमाग में नाम आने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों को मैं ऐसे लर्न करवाऊं और इसका कुछ नाम ना हो और बच्चे इसको लंबा लंबा रूल लर्न करें, उससे बेटर है रूल को नाम दे दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाए पढ़ना, ठीक है। सो इस रूल का नाम है द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, राइट। अब देखो मैं पहली बता रही हूँ, अगर तुमने आज से पहले, एंड ट्रस्ट मी अगर ये वैसे तुमने कहीं सुना नहीं होगा, कोई भी टीचर इसका नाम नहीं देती है, सब लोग यही सिखाते हैं कि अगर आइदर लिखा है तो उसके बाद किसी चीज की बात हुई है, और लिखा है उसके बाद किसी चीज की बात हुई है, तो जो वर्ब होगी यूज वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। हर टीचर यही सिखाता है, लेकिन इस रूल का नाम नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, आपने कहीं सुना भी नहीं होगा इस रूल का नाम, मैंने इस रूल का नाम दिया है, ठीक है। आई एम द ओनली वन, बोलना पड़ता है भाई, ये चीज जो है वो है, मेहनत है, ठीक है। सो ये मैंने दिया इसका नाम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इसका नाम है। बुक्स में भी आपको ऐसा कोई नाम देखने को मिलेगा नहीं, सच मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है इस रूल का, ठीक है। और अगर आपने कहीं नाम पढ़ा भी है ना तो फिर ये समझ जाना कि उन्होंने कहीं ना कहीं से मेरी वीडियो देखी होगी, जरूर सुना होगा, क्योंकि राइट है ना, मैंने बहुत सारी अलग अलग जगहों पर पढ़ाया है। तो ठीक है यार, होता है टीचर्स एक दूसरे के लेक्चर्स वगैरह देखते हैं, किसी ने जरूर सुना होगा, बट हाँ मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी टीचर को इसका नाम देते हुए, इसका नाम से पढ़ाते हुए। बट अब तुम लोग इसको ध्यान रखना, आसान होगा याद रखना। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस।
निकटता, कोई चीज कितनी निकट, कितनी पास, कितनी क्लोज है, राइट। सो ये होता है हमारा, सॉरी, ये होता है हमारा रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो ये कहता है कि जो भी सब्जेक्ट वर्ब से पास है, जो भी सब्जेक्ट विच एवर इज द क्लोजेस्ट टू द वर्ब, विच एवर क्या, विच एवर सब्जेक्ट इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड करते हो कि वर्ब कैसी लगनी चाहिए। ठीक है, गॉट इट। तो जस्ट रिमेंबर इन योर लाइफ, आप जहां भी जाओ, आप जो भी बनना चाहते हो, भगवान करे आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो, बट जस्ट यस रिमेंबर दिस रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी केम फ्रॉम योर ओन निकिता मैम। ठीक है, दिस टर्म केम फ्रॉम योर ओन निकिता मैम। कहीं सुनो ना तो एकदम याद जरूर कर लेना मुझे लाइफ में, कि हाँ बोल देना कि ये सबसे पहले निकिता मैम ने बताया था। ठीक है, उन्हीं का निकाला हुआ ये रूल है। रूल नहीं, नाम। रूल तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, हमारी इतनी कहाँ भाई ये हम रूल निकालेंगे, बट ये नाम उन्हीं का निकाला है। ठीक है, इतनी बड़े उसमें ना भूल जाते हैं लोग कि ये नाम कहाँ से आया, ये नाम किसने दिया। लोगों को नाम याद रह जाते हैं बट उसके पीछे का इंसान नहीं। तुम याद रखना मुझे। चलो, सो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी समझ में आ गया। जो भी पास है वर्ब के, उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी। जैसे अब यहाँ पे बेटा आइदर के बाद अमीशा भी लिखा है, और यहाँ और के बाद हर ब्रदर्स भी लिखा है। तो अब बड़ी कंफ्यूजन है ना कि हम अमीशा की बात कर रहे हैं या उसके भाइयों की बात कर रहे हैं। इज लगाऊं या आर लगाऊं? अमीशा के हिसाब से देखा जाए तो सिंगुलर पर्सन है तो फिर इज आना चाहिए, लेकिन ब्रदर्स के हिसाब से देखा जाए तो प्लूरल है तो आर आना चाहिए। और अगर दोनों के हिसाब से देखा जाए तो भाइयों की भी बात हो रही है, अमीशा की भी बात हो रही है, फिर प्लूरल है। बड़ी कंफ्यूजन है। तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहता है कि वर्ब के सबसे पास कौन सा है, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, ये है ना क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में। तो अब यहां पर ब्रदर्स जो है वो सिंगुलर है तो आपकी वर्ब इज नहीं आ रहेगी। सिंपल। गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, सिंपल। ठीक है, चलो इजी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल नंबर 8। कई बार बेटा हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं, देखो मैं इसका ना एक अलग से प्रैक्टिस सेशन भी लूंगी और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी आपको। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी करवा रही हूँ, अलग से प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेंगी आप लोगों को, अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भर के क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करना। अभी रूल सीखो। अब ये रूल क्या कहता है, रूल नंबर 8 की सब्जेक्ट है हमारे पास। कई बार सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 यहां होता है, एक और सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, फिर कुछ बातें लिखी होती हैं और वर्ब होती है। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वर्ब किसके हिसाब से यूज हो। तो यहां पे ना हमारा जो रूल कहता है वो ये कहता है कि भैया वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है। ये तो हो गई रटने वाली बात। अब मैं बताती हूं समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात ये है बेटा कि सोचो, एग्जाम्पल देती हूं। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल देती हूं। एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट इमेजिन एक हमारे पास ये सब्जेक्ट है, एक हमारे पास यहां सब्जेक्ट है। ठीक है, द एग्जाम्पल इज राम along with his sisters have gone out to watch a movie। ये आपके सामने सेंटेंस दिया गया है। मैंने बोला ना लर्न करना है तो ऐसे कर लो कि अगर आपके सामने दो बातें हो रही हैं, एक सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट नंबर 1 यहां पे राम की भी बात हो रही है। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, फिर आपके यहां पर सिस्टर्स की भी बात हो रही है। तो भैया वर्ब किस हिसाब से लगेगी। अभी पीछे वाले हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं आइदर और नाइदर नॉर के केस में, तो वर्ब के जो भी पास है उसके हिसाब से वर्ब लगती है। क्या इधर भी यही होगा कि यहां पर भी दो दिए गए हैं, एक सब्जेक्ट है राम, एक सब्जेक्ट है आपका सिस्टर्स, बीच में कुछ यहाँ पे फ्रेजेस लिखे हैं, टुगेदर विद भी हो सकता है, इंक्लूडिंग भी हो सकता है, अलॉन्ग विद भी हो सकता है, एज वेल एज भी हो सकता है, कंपेन्ड बाय भी हो सकता है, लाइक भी हो सकता है, अनलाइक भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स आ जाते हैं। ठीक है, वर्ब्स कह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, सो अब आपके सामने एक सब्जेक्ट ये दिया है, एक सब्जेक्ट ये दिया है, बीच में अगर ऐसे कुछ वर्ड्स वगैरह फ्रेजेस वगैरह लिखे हैं तो बड़ी परेशानी रहती है कि भैया वर्ब कैसी लगेगी। क्या वर्ब इस सबसे पास वाले के हिसाब से लगेगी? नहीं, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी सिर्फ आइदर और नाइदर नॉर के केस में चलता है। इस केस में बेटा जो वर्ब लगती है वो सबसे पहले वाले के हिसाब से लगती है। और ऐसा क्यों है, इसको मिटाते हैं, रेड पेन से लिखते हैं, वो ऐसा क्यों है, सबसे पहले वाले के हिसाब से क्यों लगती है। देखो
लर्न करने के लिए ऐसे लर्न कर लो। लॉजिक इसके पीछे का ये है कि बेटा ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे क्या है, ये सारे होते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। क्या होते हैं ये? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अब तुम्हें चमका क्या कहने वाली हूं मैं? नाम क्या है? प्रेपोजिशनल। प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो, कुछ भी हो, क्या है ये प्रेपोजिशंस हैं, यानी कि इनके अंदर मैग्नेट है। तो इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट यानी कि कोई भी नाउन प्रोनाउन चिपका लेते हैं अपने साथ, क्या बना लेते हैं उसको? अपना ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसने इसे बना लिया अपना ऑब्जेक्ट। हमारे वर्ब के पास कहां गई बेचारे के पास सब्जेक्ट? वो भागा सबसे पहले के पास, ये रहा उसका सब्जेक्ट। तो यहां पर हैज आना चाहिए, राम सिंगुलर है, हैव नहीं। सिंपल सिंपल। देखा? अब तुम्हें हर एक चीज के पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है। और बाकी टीचर्स क्या कर रहे होते हैं अधिकतर जो है ना, मैंने देखा है कि मैं मतलब नॉट टू डिमीन एनी टीचर, ऐसा नहीं है भाई, एवरीबडी इज रिस्पेक्टफुल और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट देखो होता ये है ना कि बच्चों की भी बहुत गलती होती है, पूछते नहीं है और फिर बोलते हैं कि ग्रामर नहीं समझ में आ रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। अरे तुम पूछ ही नहीं रहे हो, तुम्हें टीचर बता करके जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं, तुम्हारे टीचर रटवा देते हैं जल्दी जल्दी कि बेटा ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा। तुम्हें वो रट लेते हो और फिर याद नहीं होता, दिमाग में बनती है खिचड़ी, कंफ्यूजन होता है, क्योंकि तुमने उसे समझा नहीं। गलती तुम्हारी भी है। अब देखो यहां पर है ना, तो बाकी टीचर्स भी बच्चों को बस हाँ बेटा ये रूल है, लर्न करो और आगे बढ़ो, लॉजिक समझो, अपने आप देखो समझ में आ रहा है। अब लर्न करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आया है कॉन्सेप्ट, तो लर्न क्यों करना पड़ेगा? तो इसलिए सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दिया है, फ्रेजेस है बीच में, तो इसलिए या तो रूल देखो, तुम्हें लर्न करना है रूल, तो तुम रूल लर्न कर लो कि जो वर्ब लगेगी पहले के हिसाब से लगेगी, और रीजन समझना है तो रीजन आप समझ लो, ये है रीजन। ठीक है, चलो अब यहां पर क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन का आंसर करके दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। चलो, my mother as well as her sisters have been to Banaras. Manager together with his team are going to arrive at the airport by 3 p.m. बताओ क्या होगा यहाँ पे? तो बेटा देखो सीधी सी बात है, यहां पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर इज हैज, हैव नहीं है ना, ये क्या है, ये आपका रॉन्ग है। और अगर यहां पर देखा जाए तो आर गलत है और आंसर इज। क्यों? रीजन है सिंपल, माय मदर लिखा है, एज वेल एज जो है ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सिस्टर से हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? वर्ब जो लगेगी वो सबसे पहले माय मदर के हिसाब से लगेगी। मैनेजर टुगेदर विद हिज टीम, देखो मैनेजर अपनी टीम के साथ है ना, तो अपनी टीम के साथ जाए कि अपनी फैमिली के साथ जाए, किसी के साथ भी जाए, बात मैनेजर की ही हो रही है। तो यहां पर ये जो वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन यानी कि मैनेजर के हिसाब से लगेगी, हमें बाकी के हिसाब से नहीं सोचना है। गॉट इट? सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है ऑफ का रूल। बहुत इजी है, जो अभी मैंने आपको बताया वही यहां पे रूल लग जाता है बेटा। ऑफ क्या है? ऑफ वर्क्स एज अ प्रेपोजिशन। स्पेलिंग देखो गड़बड़ कर रही हूं मैं। ऑफ वर्क्स एज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की तरीके से ऑफ काम करता है। तो ऑफ के बाद बेटा जो भी लिखा होगा वो नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, वो क्या होगा बेटा? वो जो नाउन प्रोनाउन है वो हमारे प्रेपोजिशन का, ये देखो ये तो दिख ही नहीं रहा, सॉरी, वो जो नाउन प्रोनाउन है वो हमारे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसलिए हम रूल क्या बनाते हैं, यहां से हमारा एक रूल निकल के आता है, और वो रूल क्या है? और वो रूल ये है बेटा, अरे हाँ, और वो रूल क्या है? और वो रूल ये है कि ऑफ के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं होता, पीरियड। क्या होता है? ऑफ के पहले वाला होता है। सॉर्टेड? ये है हमारा रूल जो हम बनाते हैं, सीधी सी बात। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर मैं यहां पर लिख दूं अ bunch of keys is या are kept on the table। अब इसमें क्या होना चाहिए? तो देखो, या तो बहुत से लोग जो होते हैं ना, बहुत से टीचर्स मैंने देखा रटवा देते हैं कि ऑफ के बाद वाला आपका नाउन नहीं होता बेटा, आप ऑफ के बाद अगर की लिखा है तो की के हिसाब से इज नहीं लगाना, है ना। ऐसा बहुत से, की भी नहीं यहाँ पे, बल्कि पता है क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए बंच ऑफ की, नहीं कीज। सो बहुत से टीचर्स जो होते हैं वो यही समझाते हैं
कि बेटा ऑफ अगर लिखा है तो ऑफ के बाद वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट नहीं होता, ऑफ के पहले वाला होता है। तो बच्चे ये रट्टा मार के चले जाते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? देखो, इसके पीछे का रीजन आप दो तरीके से समझो। एक ऐसे समझो कि अगर मैं बोलूं चिप्स का पैकेट, तो चिप्स का पैकेट एक है ना। क्या मैं चिप्स की बात कर रही हूं? नहीं, मैं तो चिप्स से भरे हुए एक पैकेट की बात कर रही हूं। चिप्स का पैकेट टेबल पे रखा है, तो हम ये क्यों बोलते हैं चिप्स का पैकेट टेबल पे रखा है? ये क्यों नहीं कहते चिप्स का पैकेट टेबल पे रखे हैं? क्योंकि वो है एक। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाबियों का गुच्छा टेबल पे रखा है, बंच चाबियों का टेबल पे रखा है, क्योंकि वहां चाबियों की बात नहीं हो रही है, वो चाबियों के एक गुच्छे की बात हो रही है। सो या तो आप इसका हिंदी में मतलब समझो, तब भी आपको समझ में आएगा लॉजिक क्या है। राइट, रूल रट्टा मारना है तो मार सकते हो यार, पर मैं नहीं, मेरी अप्रोच वो नहीं है। मैं बाकी टीचर्स की तरह रूल्स नहीं रटवाती। आप जाकर के बहुत से चैनल्स पे या बहुत से अलग अलग जगहों पे देखते होगे, यूट्यूब वगैरह पे भी, कि टीचर्स रट्टा मरवा देते हैं। लॉजिक इसके पीछे का यही है, ठीक है, कि ऑफ जो है ना वो प्रेपोजिशन है। तो क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है तो ऑफ के बाद आने वाला जो भी वर्ड है, चाहे फिर अ पैकेट ऑफ चिप्स हो या अ बुके ऑफ फ्लावर्स हो, जो भी लिखा होगा, ऑफ के बाद आने वाला वर्ड ऑफ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वर्ब ऑब्जेक्ट को थोड़ी देखती है, वो तो सब्जेक्ट को देखती है। तो सब्जेक्ट कहां है? ऑफ के पहले जो ये वर्ड लिखा है ना, अ बंच। तो बंच क्या है? गुच्छा। अ बंच, अ पैकेट, अ बुके, वो एक ही है, सिंगुलर है, तो वर्ब यहां पे सिंगुलर आती है, यहां वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। गॉट इट? क्लियर है? और यहां पे अगर सोचो मैं ऐसे लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख दूं, टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो बेटा स्टूडेंट्स हमें देखना ही नहीं है, वो रूल नहीं आपको ऐसे लर्न करके चलना है भाई। भूल जाओ जो तुमने बाकी कहीं से सीखा है कि ऑफ के बाद वाला नहीं होता, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है। कॉमन सेंस। प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, ये इससे हमें लेना देना नहीं है। ये दोनों आपस में प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। हमारा सब्जेक्ट यहां है और दो ग्रुप्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो आर आएगा। सिंपल। गॉट इट? चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? रूल नंबर 10 आता है बेटा। अब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, हाफ ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंटेज ऑफ। इसमें बहुत सारे परसेंटेज हो सकता है, या 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, ऐसा कुछ लिखा होगा। परसेंटेज ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 1/3 ऑफ, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग 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 आपके सामने वर्ड्स आ सकते हैं। ये वर्ड्स ना आपके हो सकते हैं सिंगुलर भी, ये हो सकते हैं प्लूरल भी, डिपेंड करता है कि इसके बाद नाउन कैसा है। इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, इसके बाद प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, डिपेंड करता है इसके बाद नाउन कैसा है। हाफ ऑफ अगर कोई काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है तो फिर आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। लेकिन अगर इन सभी शब्दों के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन बेटा हम उसको सिंगुलर मानते हैं और वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है, ठीक है। दैट इज बाय डेफिनेशन, ये बाय डेफिनेशन है कि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर ही माना जाता है, सिंगुलर वर्ब ही लेता है वो, क्योंकि जब नाउन ही सिंगुलर मान रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर जाएगी। एक एग्जांपल यहीं पर देकर के समझाती हूं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 1/3, चलो ऐसे तो नहीं लिखते इंग्लिश में, ऐसे लिखते हैं 1/3 ऑफ द शुगर is या are finished। और यहीं पर अगर मैं लिखूं 1/3 of the students is या are absent। अब आप मुझे बताएंगे क्या होना चाहिए दोनों में करेक्ट आंसर। सीधा है लॉजिक, मैंने आपको क्या बोला, यहां पर भी बेटा 1/3 का इस्तेमाल हुआ है ना, और यहां पर भी 1/3 का इस्तेमाल हुआ है। सीधी सी बात है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके बाद का नाउन कैसा है। तो 1/3 ऑफ के बाद हम अगर देखें तो यहां पर हमें जो नाउन दिया गया है वो नाउन कैसा दिया गया है बेटा? शुगर लिखा हुआ है। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं हो सकती भाई शुगर की। जिन चीजों की हम गिनती नहीं कर सकते उनका फिर भी अगर हमें काउंट करना है तो उसके लिए हम मेजरमेंट यूनिट्स लगाते हैं, ग्राम, किलोग्राम, ये यूज करते हैं, राइट। तो अब शुगर को तो काउंट नहीं कर सकते, 1 शुगर 2 शुगर होता ही नहीं है। उसके लिए काउंट करने के लिए हमने उसका कितना है वो, है ना, अमाउंट में उसका पता लगाने के लिए हमने तो यूनिट बनाई है, ग्राम, किलोग्राम वगैरह। तो ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ फिर इज आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर नहीं आता। लेकिन वहीं पर 1/3 के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स काउंट हो सकते हैं, 1 हो तो भी काउंट हो सकता है, 10 करोड़ हो तो भी काउंट हो सकते हैं। तो यहां पर बेटा स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? वो काउंटेबल है, तो आर आएगा, इज नहीं आएगा, आर एब्सेंट। सिंपल, इजी। चलो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्स्ट्रा नोट्स। एक्स्ट्रा नोट्स में बता रही हूँ शूज, जीन्स, बॉक्सर्स,
ये सब जो होते हैं ये सारे प्लूरल होते हैं नेचर में, इनके साथ हमेशा क्या आएगी, शूज, माई शूज आर मिसिंग, शूज इज नहीं। अब आप बोलोगे मैम शूज, ये तो नाम ही शूज होता है, शू तो बोलते ही नहीं है हम। हाँ भाई शूज ही होता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है बेटा, ये पेयर में होते हैं। जीन्स जब बोलते हो तो आप ना एक जीन्स खरीदनी है तो भी जीन्स बोलते हो, दो खरीदनी तो भी जीन्स बोलते हैं, ऐसे थोड़ी भैया एक जीन दे दो। जीन क्या होता है, जीन्स होता है कि नहीं। तो जीन्स ही रहेगा वो, ठीक है, इतना आप समझ के चल लो। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे प्लूरल होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन अगर इन्हें सिंगुलर बनाना है तो इनके पहले पेयर वर्ड लिखा होना चाहिए, अ पेयर ऑफ शूज। अगर यहां पे अ पेयर ऑफ शूज लिख दिया तब आप समझ जाना कि अब ये सिंगुलर है, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, पेयर ऑफ शूज इज, ठीक है। और अगर यहां पे टू पेयर्स लिख दिया तो अपने आप में फिर तो प्लूरल हो गया, टू पेयर्स तो शूज। और अगर सोचो अ पेयर और टू पेयर नहीं लिखा, सिर्फ शूज लिखा है, तो फिर तो प्लूरल वर्ब ही लेगा, आर ही आएगा, ठीक है। चलो एक और बता देती हूं आपके लिए, मच और मेनी का केस, ये एक्स्ट्रा में कुछ मैं एक्स्ट्रा बता देती हूं। देखो बेटा हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, हाँ ओके, लाइन टेढ़ी लग रही है। हाँ, एक होता है हमारे पास मेनी, एक होता है हमारे पास मच। अब ये जो मच और मेनी समझो, दोनों का मतलब क्या होता है। अगर दोनों का मतलब हम देखें तो दोनों का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा, ठीक है। लेकिन दोनों में एक फर्क है, फर्क क्या है, ये होता है नंबर में ज्यादा, ठीक है, और ये होता है अमाउंट या क्वांटिटी, क्वांटिटी में ज्यादा, ठीक है। यानी कि जिस चीज को आप गिन सकते हो ये नंबर में ज्यादा होता है यानी कि संख्या, ये क्वांटिटी में ज्यादा होता है यानी कि मात्रा। तो ये यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, और काउंटेबल में भी कौन सा, मैनी का मतलब ज्यादा है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। और भाई मैच जो है वो बेटा यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि जिन चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो तो अपने आप इस कैटेगरी में आ गए, उसका हम नंबर बताएंगे सीधा, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। जिसको काउंट नहीं कर सकते फिर हम उसको समझने के लिए क्वांटिटी का पता लगाते हैं, मेजरमेंट यूनिट का पता लगाते हैं, 1 लीटर 2 लीटर कितना है ना, ml। तो फिर यहां पे वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है। तो इनके साथ जब भी वर्ब यूज होती है, मच के साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज होती है, मच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, और मेनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। गॉट इट, समझ में आया। एक बार फिर से देखो, ठीक है। एग्जाम्पल, मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन भी आता है, मेनी स्टूडेंट कभी नहीं होगा, मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, मेनी स्टूडेंट्स, और वर्ब भी प्लूरल आती है, प्लूरल वर्ब ही लेता है, ठीक है। मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, आप मच स्टूडेंट्स, मच चिल्ड्रन, मच चिल्ड्रन नहीं, मच बॉटल्स नहीं लिख सकते क्योंकि इन सब की काउंटिंग हो सकती है। मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, मच वाटर लिख दिया मैंने, तो यहां पे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये सिंगुलर वर्ब ही लेता है हमेशा, गॉट इट, एवरी टाइम। चलो एक और चीज यहां पे बता देती हूं कि अगर हम मेनी की बात कर ही रहे हैं तो मेनी के बाद क्या लिखा मैंने, प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी, यही मैंने बताया बेटा, है ना। एक तो ये हो गया, लेकिन यहीं से एक और निकल करके आता है कि मेनी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ गुड मेनी और अ ग्रेट मेनी, ये भी लिखा जा सकता है। और इनके बाद भी पीएन यानी कि प्लूरल नाउन, पीएन प्लूरल नाउन, और पीवी प्लूरल वर्ब, पीवी प्लूरल वर्ब ही आती है, हमेशा याद रखना, फर्क नहीं होता, मीनिंग सेम है, लिख के अलग अलग दे देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूज कर सके। मेनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द हैव रजिस्टर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, मेनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर
द स्कॉलरशिप। बेटा ये लिख देंगे तो भी आपको समझना चाहिए, मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अगर ये लिख देंगे तो इजी हो जाएगा ना तुम्हारे लिए समझना। तो वो क्या करेंगे, वो लिख देंगे अ गुड मेनी, अ गुड मेनी स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। सेम चीज अगर लिख दे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैनी हो, गुड मैनी हो, ग्रेट मैनी हो, ये सब इक्वल हैं एक दूसरे के, सबका मतलब एक ही है। बोलने का ये अलग है तरीका, मैनी बोल दो है ना, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि बहुत सारा बोल दो, खूब सारा बोल दो, बात तो एक ही है, बहुत और खूब, है ना, बात तो एक ही है, ऐसी बात एक ही है बेटा। तो यहाँ पे रूल भी एक है, गुड मैनी के बाद भी यहाँ पे एरर है, स्टूडेंट्स होना चाहिए, और क्योंकि नाउन भी प्लूरल होगा तो वर्ब भी स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल लगेगी, है होगा। इतना समझ लो, ठीक है जी, क्लियर है बेटा। वैसे ही अगर आपको दे दिया जाए अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ, अगर ये दे दिया जाए तो इन दोनों का मतलब भी होता है बहुत सारे, इनका मतलब भी क्या होता है, इनका मतलब भी होता है बहुत सारे। यानी कि जब भी हम अ लार्ज नंबर ऑफ यूज करते हैं, अ नंबर ऑफ यूज करते हैं, तो बेटा ये भी किसके साथ यूज होते हैं, छोटे में लिख रही हूं यहां पर, ये इनका मतलब भी मैनी ही होता है, समझे, इसका मतलब भी मैनी ही होता है। अब इसके बाद भी क्या आता है, इसके बाद भी प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल वर्ब आता है। जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। मैं लिख नहीं रही हूं, बट आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये भी बेटा सेम ही होते हैं, आपको ना जरूरी नहीं है वो इतना आसान देंगे मैनी, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए मैनी की जगह मैनी को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ग्रेट मैनी, गुड मैनी, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको समझना है। अब यहीं से एक और चीज भी बता देती हूँ, ये एक्स्ट्रा में कुछ बता रही हूँ, आ सकते हैं क्वेश्चन यहां से। देखो आपको ना ये भी दिया जा सकता है, मेनी ए या एन, और फिर उसके बाद कोई सिंगुलर नाउन दे देंगे, तो हमेशा याद रखना इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब सोचो मैं एक और यहां पे लिखती हूं, सोचो मैं ऐसे लिखूं, मेनी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना कहना क्या चाह रही हूं मैं। अगर मैं लिखूं मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड द टेस्ट, या मैं ऐसे लिखूं कि मेनी ए या एन अ सिंगुलर नाउन स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन ए है क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट, ठीक है, इज नहीं हैज, oh my god, so my, oh my god, I'm so sorry, मेरा सिरी एक्टिव हो गया, मैं एकदम से डर गई, हे भगवान, मेरे को भी हार्ट अटैक आ जाता है एकदम से, मेरा सिरी एक्टिव हो गया, ठीक है। मैनी अ स्टूडेंट और सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, हैज पास्ड द टेस्ट। बेटा दोनों का मतलब एक ही है, स्ट्रक्चर में फर्क है, प्लीज वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, वो तुम्हें भटकाना चाहेंगे, तुम मत भटकना, तुम इतना अच्छे से पढ़ के जाना कि वो भटका ही ना पाए। सो दिस एंड दिस, the difference is only in the structure of these two sentences, but the meaning is same. इन दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में फर्क है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट पास कर गए, many a student पास द टेस्ट, मतलब वही है बहुत सारे बच्चे टेस्ट पास कर गए, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें सीधा मैनी है तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जो मीनिंग इसका है ना, जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका है, सेम मीनिंग है दोनों का, लिखने का तरीका अलग है। अगर मैनी के बाद आपको अ दे दिया तो ए या एन कुछ भी दे दिया, ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे सिंगुलर नाउन ही, और वर्ब भी बेटा सिंगुलर ही आएगी, लेकिन मीनिंग सेम है, बोलने एक ही चीज को बोलने के अलग अलग तरीके, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको नॉलेज में रखना है। एंड दिस वाज द सेशन
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये अच्छा एक लास्ट का रह गया है बस, हेयर देयर वेयर, वैसे है ना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, पर चलो करवा देते हैं। अब इतना तुमने देखा है, इतना सीखा है, तो ये भी करवा देते हैं। हेयर देयर वेयर के साथ होता है क्या ना बेटा, जनरली सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आता है ना। हेयर देयर वेयर के साथ होता है क्या है, वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट बाद में होता है। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत हो ना कि वर्ब अगर यहां है तो मेरा सब्जेक्ट कहां है। हेयर है सब्जेक्ट, देयर है सब्जेक्ट, वेयर है सब्जेक्ट, सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या करूं, सब्जेक्ट बाद में लिखा होगा। जैसे कि वेयर इज या आर माई बुक्स, अब ये लिखा है तो बच्चा सोचेगा कि अरे वर्ब कहां लगेगा, वेयर सिंगुलर होता है प्लूरल। अरे बेटा यहां पे क्या है ना, अरे 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 क्या गड़बड़ हो गई। हाँ, सो यहां पे होता क्या है ना कि वे आर या इज माई बुक्स, अगर ये आपको दिया है तो होता क्या है ना बेटा, आपको ये नहीं सोचना कि अरे मेरा ये जो वर्ब है ये किसके हिसाब से लगेगा, इसके हिसाब से, क्या ये मेरा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद कई बार ना जब वेयर हेयर देयर लिखा होता है तो वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट बाद में आता है, तो बुक्स यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी सिंगुलर नहीं। ये था कॉन्सेप्ट बस, ठीक है। सो दिस वॉज द सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर हाँ समझ में आया तो लेट मी नो, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।